फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके पिछले वीडियो को देखें, तभी आपको आज वाला वीडियो समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आगे है आज सह प्रभाविता कोडोमिनेंस। क्या है इसमें? अभी तक हम चर्चा कर रहे थे उन संकरणों क्रॉसों की जहां पर F1 जो दो जनकों में से किसी एक से मिलता था, प्रभावी प्रभाविता या मध्य लक्षणों वाला अपूर्ण प्रभाविता। सह प्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। क्या है? सह प्रभाविता क्या है? ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी है वह दोनों जनकों से मिलती जुलती है। इसका एक अच्छा उदाहरण मानवों में ABO रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं हैं। क्या है इसका नया एग्जाम्पल? मतलब अच्छा एग्जाम्पल हम किसका लेंगे? ABO। मतलब अब मनुष्य के शरीर में जो ABO ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है वह कैसे होती हैं? वो रुधिर कोशिकाएं इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ABO रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन I करती है। इम्पोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ABO रुधिर वर्गों का नियंत्रण कौन सी जीन करेगी? I जीन करेगी। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक होते हैं। इस बहुलक का प्रकार क्या होगा? यहाँ पर इस बात का नियंत्रण जीन I से होता है। किससे होता है? I जीन से। नेक्स्ट देखते हैं। इस जीन I के 3 एलील IA, IB और I होते हैं, छोटा स्मॉल I होते हैं। एलील IA और एलील IB कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं और एलील I किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करता। मतलब जो IA है और IB है वो अलग अलग प्रकार की शर्करा का उत्पादन करेंगे, जहाँ पर स्मॉल I क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा, वो किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करेगी। मानव जीन 2N द्विगुणित होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार के जीन एलील होते हैं। कौन कौन से? IA और IB तो स्मॉल I के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, अर्थात जब IA और I विद्यमान हो तो केवल IA अभिव्यक्त होता है। ऐसे याद रख सकते हैं कि बड़ा हमेशा छोटे पे प्रभावी होता है, तो यहाँ पर बड़ा IA है वो छोटे I पर क्या होगा? पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। ये याद करने का अच्छा तरीका है। और जब IB और स्मॉल I विद्यमान हो तो केवल IB अभिव्यक्त होता है, I तो शर्करा बनाता ही नहीं है। यहाँ पर भी हम ऐसे देख लेंगे, बड़ी I है वो किस पर प्रभावी होगी? बड़ी I छोटी I पर प्रभावी होगी, मतलब केवल बड़ा I ही अपने लक्षण दिखाएगा, छोटी I लुप्त हो जाएगी। आगे है, जब IA और IB दोनों उपस्थित हो तो ये दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा की अभिव्यक्ति कर देते हैं। यह घटना सह प्रभाविता है। अब क्या है कि जब दोनों IA बड़ा है और IB भी बड़ा है, दोनों बड़े बड़े हो गए तो दोनों अपना अपना रूप दिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे, तो क्या होंगे? दोनों की आदि आदि लक्षण दिखाई देंगे, तो इससे हम क्या बोलेंगे? सह प्रभाविता। सिंपल शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं, एक बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ है, तो ये बड़ी चीज़ है ये छोटी पे हावी हो जाएगी और लक्षण दिखाएगी बड़ा। लेकिन जब दोनों ही बड़ी हो तो कोई भी झुकने के लिए तैयार ना है, तो दोनों क्या होगी? अपने आधे आधे लक्षण दिखाएगी, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? सह प्रभाविता। आगे है, इसी कारण लाल रुधिर कोशिकाओं में A और B दोनों प्रकारों की शर्करा होती है। 3 भिन्न प्रकार के एलील होने के कारण इनके 6 संयोजन संभव है। कितने? 3 भिन्न अलग अलग एलील है तो कितने संयोजन संभव हो गए? 6। इस प्रकार ABO रुधिर वर्गों की तालिका 4.2 के 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे।
पर्सन है फिनोटाइप कितने होंगे देखते हैं हम। ये तालिका है, इसको समझते हैं। तालिका 4.2 मानव जनसंख्या में रुधिर वर्गों का आनुवांशिक आधार दर्शाने वाली तालिका। अब जनक 1 के से एलील, जनक 2 से एलील दिखाए गए। स्तंति का जीनोटाइप, स्तंति का रुधिर वर्ग। अब बड़ा आई ए है तो क्या दिखाएगा आपको पता है, इनका जीनोटाइप होएगा आई ए तो फिर ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि ए यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। अब यहाँ पे क्या है, आई बी दोनों बड़े हैं तो दोनों अपना आधा आधा दिखाएंगे। आई ए तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी दो, क्योंकि दोनों ये ए है और ये क्या है, बी है, दोनों बड़े हैं तो ए और बी आधा आधा दिखाएंगे, तो मतलब दोनों अपना रूप दिखाएंगे, तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ पे आई ए है और यहाँ पे स्मॉल आई है, तो ये आई बड़ा है, ये छोटा है, तो कौन सा होगा, बड़ा अपना लक्षण दिखाएगा। तो यहाँ पे आई ए, यहाँ पे स्मॉल आई, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए, क्योंकि ये छोटा तो लुप्त ही हो जाएगा। जैसे ये बड़ा ए है और ये छोटा आई है, तो कौन सा दिखाई देगा, केवल बड़ा। यहाँ पे आई बी है, आई ए है, दोनों बड़े बड़े हैं, तो कौन सा होगा, आई ए और आई बी, तो ए बी दोनों अपना आधा आधा दिखाएंगे। यहाँ पे आई बी तो यहाँ पे आई बी जीनोटाइप बनेगा, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी। यहाँ पे आई बी है और ये छोटा है, तो बी बड़ा है तो छोटे पे हावी होगा। आई बी बड़ा है, ये छोटी आई है, तो बी ब्लड ग्रुप होगा। अब छोटी आई है, इनका जीनोटाइप क्या होगा, छोटी आई, तो कौन सा बनेगा, ओ, अलग ही बन जाएगा, ना ए बनेगा, ना बी बनेगा, ना ए बी ओ बनेगा, ओ बन जाएगा, कौन सा बनेगा, ओ। अब देखते हैं आप यह भी समझ गए होंगे कि ए बी ओ रुधिर समूहन बहु एलील मल्टीपल एलील का भी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से अधिक अर्थात 3 एलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं। कितने लक्षणों को नियंत्रित करेंगे, एक ही लक्षण को, क्योंकि एक व्यक्ति में 2 ही एलील विद्यमान रह सकते हैं। अतः बहु एलील की क्रियाशीलता समष्टि जीन संख्या के अध्ययन में ही दिख सकती है। कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड संश्लेषण का नियंत्रण एक जीन करता है। जो मटर के बीज होते हैं उनमें मंड का संश्लेषण का कितने जीन नियंत्रण करेंगे, केवल एक। इसके 2 एलील बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी होते हैं। कुशल रूप से मंड संश्लेषण में कैपिटल बी भी युग्मजों में से होता है और इस प्रकार विशाल मंड कण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत स्मॉल बी भी समयुग्मनजी मंड संश्लेषण में कम कुशल होते हैं और छोटे मंड कणों का उत्पादन कर सकते हैं। पकने पर कैपिटल बी बीज गोल होते हैं और स्मॉल बी भी झुर्रीदार। यह हमने पीछे भी देखा, बड़ा होएंगे तो कैसे होंगे, गोल, और स्मॉल होंगे तो कैसे होंगे, झुर्रीदार। विषम युग्मनज गोल बीज पैदा करते हैं, इसलिए लगता है कि बी प्रभावी एलील है। कैपिटल बी स्मॉल बी बीजों में उत्पन्न मंड के कण मंझोले आकार के होते हैं। अतः यदि मंड के कण का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो इस दृष्टिकोण से यह एलील अपूर्ण प्रभाविता ही दर्शाता है। आगे है, अतः प्रभाविता न तो किसी जीन का है या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है जिसकी सूचना जीन में निहित होती है। यह उतनी ही निर्भर जीन उत्पाद पर है और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर होती है जितनी कि हमारे परीक्षार्थ चुने गए विशेष जीनोटाइप पर उस मामले के एक जीन से एकाधिक जीनोटाइप प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है 2 जीनों की वंशागति। शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की स्पीड कम लग रही है तो प्लीज़ अपने सेटिंग पर जाकर वीडियो की स्पीड 1.5-2 कर सकते हो ताकि आप जल्दी जल्दी सुनकर अपनी वीडियो को रिवाइज कर सकें। लेकिन वीडियो को सुने जरूर, स्किप ना करें, आपका धीरे धीरे सिलेबस हो जाएगा। शुरू करते हैं 2 जीनों की वंशागति। मेंडल ने 2 लक्षणों में भिन्न मटर के पौधों पर भी संकरण प्रयोग किए, जैसे पीले और गोल बीज वाले पौधों का क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से किया।
मेंडल ने क्या किया, दो के साथ एक तो पीले और गोल बीज वालों का क्रॉस किसके साथ कर दिया, जूरीदार बीज वालों के साथ जो हरे रंग के थे। चित्र 7.4.7 में दिखाया गया है। मेंडल ने पाया कि इस प्रकार के जनकों के संकरण से केवल पीले रंग वाले गोल बीज के पौधे ही प्राप्त हुए। आप बतला सकते हैं पीले, हरे रंग तथा गोल झुर्रीदार आकृति में कौन प्रभावी रहा होगा। पीला रंग हरे के ऊपर एवं गोल आकृति झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी रही। मतलब जो पीला रंग है वो हरे के ऊपर और जो गोल आकृति है वो झुर्रीदार आकृति के ऊपर प्रभावी रही। यही निष्कर्ष जब पीले व हरे तथा गोल एवं झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के बीच एक संकरण अलग अलग किया गया तो इनके परिणामों से भी निकलता है। मतलब सेम ही निकला, जो एक संकरण में हुआ वही द्विसंकरण में भी वही परिणाम निकले। डायग्राम में देखते हैं हम, फिर इनकी जीनोटाइप के प्रतीक के हिसाब से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। छोटा है पर दिख रहा होगा। जनक पीढ़ी कैसी है, ये गोल है और पीले रंग की है, ये जूरीदार है और हरे रंग का है। गोल और पीले रंग को कैसे डिनोट किया गया है, गोल को तो राउंड राउंड कैपिटल RR में और पीले को येलो येलो कैपिटल YY में, और जूरीदार को कैसे किया गया है, स्मॉल RR में और हरे को स्मॉल YY में। अब युग्मक कैसे बने इसकी, तो RY और इसके स्मॉल RY दोनों का करवाया गया, तो एक R बड़ा हो गया, एक छोटा R हो गया, एक Y बड़ी हो गई, एक Y छोटी हो गई, ये इसका क्या हो गया, संकरण। अब आगे इनका कराते हैं स्वपरागण, थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अब ये युग्मक लिए गए, अब RY का इसके साथ करवाएंगे पहले, तो क्या हुआ इसका, ये भी कैपिटल RY है, ये भी कैपिटल है, तो कैपिटल RR और कैपिटल Y हो गया। अब इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और यहाँ पे भी कैपिटल Y है। अब इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल R हो गया, फिर कैपिटल Y और यहाँ पे स्मॉल y है तो स्मॉल y हो गया। अब इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। अब इनका इनके साथ करवाएंगे। ये ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समझाने की एक कोशिश हो रही है, ज़्यादा ये ब्लैक बोर्ड पर समझ में आती हैं। अब स्मॉल r और लार्ज R है, कैपिटल R है, तो कैपिटल R स्मॉल r, फिर कैपिटल Y हो गया यहाँ पे, फिर इसका इसके साथ स्मॉल r है दोनों तरफ, तो स्मॉल r हो गया, फिर कैपिटल Y है तो कैपिटल Y हो गया, फिर यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y हो गया। अब ये दोनों क्या है, ये स्मॉल r और कैपिटल Y है, ये स्मॉल r और स्मॉल y है, तो क्या हो गया, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y हो गया। अब इसका इसके साथ कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y, तो ये हो गया। अब कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल y कैपिटल Y, तो ये हो गया। अब कैपिटल R स्मॉल y, तो ये हो गया। कैपिटल R स्मॉल y, तो ये हो गया। अब इसका करवाएंगे इसके साथ स्मॉल y कैपिटल Y, ये आ गया। स्मॉल r स्मॉल y, ये कैपिटल Y है, तो यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y आ गया। अब है नेक्स्ट स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल y, तो कैपिटल R स्मॉल y। अब स्मॉल r स्मॉल y तो स्मॉल r स्मॉल y हो गया। अब इनका फिनोटाइप अनुपात कितना आया, गोल पीले 9 अनुपात, गोल हरे 3 अनुपात, झुर्रीदार पीले 3 अनुपात, झुर्रीदार हरे 1, मतलब 9 अनुपात 3 अनुपात 1। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है द्विसंकरण का फिनोटाइप अनुपात।
आगे है, अब इनको ये चित्र में शब्दों में बयां किया गया है, जो हमने देखा कि कैसे स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई के क्रॉस करवाया गया था। जीनोटाइप प्रतीक कैपिटल वाई प्रभावी पीले बीज वर्ण तथा कैपिटल वाई अप्रभावी हरे बीज वर्ण के लिए और कैपिटल आर गोल बीज और स्मॉल आर झुर्रीदार बीज वालों के लिए प्रयोग करें तो जनक के जीनोटाइप इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनके क्रॉस को चित्र 4.7 की भांति लिखा जा सकता है, जिसमें जनक पौधों के जीनोटाइप दर्शाए गए हैं। निषेचन होने पर युग्मक कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिलकर F1 संकर कैपिटल आर कैपिटल वाई को उत्पन्न करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, शब्दों में व्याख्या की गई है, जो हमने पीछे देखा। जब मेंडल ने इन पर F1 पौधों को स्वयं संकरित किया तो पाया कि F2 की 3/4 पौधे बीज पीले और 1/4 बीज क्या थे, हरे। पीले कितने थे, 3/4 बीज, और हरे कितने थे, 1/4 बीज। पीला और हरा रंग 3:1 के अनुपात में विसंयोजित हुआ। पीला और हरा रंग कैसे हुआ, 3:1 के अनुपात में विसंयोजित हुआ। इसी प्रकार गोल और झुर्रीदार बीज की आकृति भी 3:1 अनुपात में विसंयोजित हुई, एक संकर क्रॉस की तरह। नेक्स्ट है समतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला अपना क्या है, समतंत्र अपव्यूहन का नियम। द्विसंकर क्रॉसों में चित्र 4.7 के फिनोटाइप गोल पीला झुर्रीदार हरा गोल हरा और झुर्रीदार हरा 9:3:3:1 के अनुपात में प्रकट हुए। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए कई लक्षण युग्मकों में ऐसा ही अनुपात देखा गया, जिसमें 9:3:1 के अनुपात को 3 पीला 1 हरे के साथ 3 गोल 1 झुर्रीदार को संयोजन श्रेणी के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है। मतलब इस रेशियो में क्या है, 3 पीला रेशियो 1 हरा रेशियो के साथ तथा 3 गोल रेशियो 1 झुर्रीदार रेशियो के साथ संयोजन श्रेणी में व्युत्पन्न किया जा सकता है। इस व्युत्पन्न को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, 3 गोल रेशियो अनुपात 1 झुर्रीदार 3 पीले अनुपात 1 हरा इक्वल टू 9 गोल पीले अनुपात 3 झुर्रीदार पीले अनुपात 3 गोल हरे अनुपात 1 झुर्रीदार हरे। ये है अभी कौन सा आया, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। 9 गोल पीले अनुपात 3 झुर्रीदार पीले अनुपात 3 गोल हरे अनुपात 1 झुर्रीदार हरा। नेक्स्ट अपना द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉसों में दो विशेषकों में भिन्न पौधों के क्रॉस के प्रक्षेपणों पर आधारित मेंडल ने एक दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया, जिसे मेंडल का समतंत्र अपव्यूहन नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंडल का समतंत्र अपव्यूहन नियम। यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा लीजिएगा। द्विसंकर क्रॉसों में क्या है, क्रॉसों पर आधारित मेंडल का जो समतंत्र अपव्यूहन का नियम है, क्या कहता है, यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट अपना कैपिटल आर कैपिटल वाई पौधे में अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन स्वरूप अंड और पराग उत्पादन के समय जीन के 2 जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझने के लिए पेनेट वर्ग का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। जीन के एक जोड़ी कैपिटल आर और स्मॉल आर के विसंयोजन पर विचार करें तो 50% युग्मकों में जीन कैपिटल आर विद्यमान है और 50% में जीन स्मॉल आर है। इनमें कैपिटल आर या स्मॉल आर होने के साथ साथ एलील कैपिटल वाई या स्मॉल वाई भी है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई का विसंयोजन भी कैपिटल आर स्मॉल आर के समान ही होता है।
याद रखने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% कैपिटल आर और 50% स्मॉल आर का विसंयोजन 50% कैपिटल वाई और 50% स्मॉल वाई के विसंयोजन से स्वतंत्र है। अतएव आर कैपिटल आर धारी युग्मकों के 50% में कैपिटल वाई और दूसरे 50% में स्मॉल वाई इसी प्रकार स्मॉल आर धारी युग्मकों में 50% कैपिटल वाई तथा शेष 50% स्मॉल वाई जीन है। अतः युग्मकों के 4 जीनोटाइप बन जाते हैं। कितने? 4 प्रकार के पराग और 4 प्रकार के अंड, ये 4 प्रकार है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, जिनमें प्रत्येक संख्या कुल युग्मकों की 25% रेशियो अर्थात 1/4 है। जब आप पेनेट वृक्क की 2 पार्श्वों के अंड और पराग लिखेंगे तो उनमें युग्मकों के संगठन का पता करना आसान होगा, जिनसे F2 पौधे उत्पन्न होते हैं, जो चित्र 4.7 में दिखाए गए हैं। यद्यपि पुनेट आरेख में 16 वर्ग है, किंतु इनमें कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप बनते हैं, इसे दिए हुए फॉर्मेट से ज्ञात करें। क्या पेनेट वृक्क के प्रयोग के आंकड़ों से आप F2 अवस्था के जीनोटाइप का पता कर इसे फॉर्मेट में भर सकते हैं? क्या जीनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 ही है? ये आगे सारणी बढ़नी होगी। नेक्स्ट अपनी वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। लक्षणों की वंशागति पर किया गया कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुका था। कब? 1865 में। परंतु कई कारणों से 1900 तक यह कार्य अज्ञात ही रहा। एक तो आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी, जिससे कार्य को प्रचार मिल पाता। दूसरा, जीन या मेंडल के कारक के लिए यह संकल्पना की कि वे लक्षण के नियंत्रक की स्थायी एवं विविक्त इकाइयों के रूप में हैं तथा इनका नियंत्रक की संकल्पना अर्थात ऐसे एलील जो एक दूसरे के साथ सहमिश्र नहीं होता, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को रास नहीं आई, क्योंकि ये लोग प्रकृति की विविधता के आभासी तत्व रूप से ही परिचित थे। आगे है तीसरा, कौन सा पॉइंट है? उस समय जीव वैज्ञानिकों को मेंडल की जैव घटना के स्पष्टीकरण के लिए अपनाया गया गणित आधारित रास्ता बिल्कुल नया और कई जीव वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार्य था, क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले जीव विज्ञान में मतलब बायोलॉजी में गणित ऐड किया, और जो जीव वैज्ञानिकों के लिए यह एक बहुत ही अद्भुत या फिर असंभवनीय बात लगी भी, मैथ कैसे आ सकता है, या फिर उन्हें मैथ की कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, तो उनका पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अंत में भले ही मेंडल का कार्य इंगित करता था कि कारक जीन विविक्त अस्थित इकाइयां होती हैं, लेकिन मेंडल का कार्य क्या इंगित करता था, क्या बताता था कि कारक जो जीन है वही विविक्त इकाइयां होती हैं। फिर भी वह उनकी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाया, ना यह बता सका कि वे किस पदार्थ की बनी हुई है, क्योंकि उस टाइम इतनी प्रोग्रेस नहीं थी, इनकी मतलब संरचना की इतनी नॉलेज नहीं थी। आगे क्या है? 1900 में 3 वैज्ञानिक, कौन कौन से? डीब्रिज, कोरेंस और वॉन शेरमार्क। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा लीजिएगा। 1900 में 3 वैज्ञानिक डीब्रिज, कोरेंस और शेरमार्क। कौन कौन से? रिपीट कीजिएगा, डीब्रिज, कोरेंस और शेरमार्क ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। क्या किया उन्होंने? मेंडल के काम को फिर से उठाया। इस समय माइक्रोस्कोपी सूक्ष्म दर्शन की तकनीक में प्रगति भी होती जा रही थी और वैज्ञानिक सावधानी से कोशिका विभाजन देखने में समर्थ हो चुके थे, मतलब कोशिका विभाजन को अच्छे से देख सकते थे अब के वैज्ञानिक। कोशिका केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी जो कोशिका विभाजन के पहले द्विगुणित और विभाजित भी हो जाता है, मतलब तब तक कोशिका में केंद्रक की संरचना की खोज हो चुकी थी भी, इसमें कैसे विभाजन होता है और कैसे यह द्विगुणित होता है। इनको क्रोमोसोम रंग जाने के गुण के कारण रंगीन काय कहा गया। और फिर केंद्रक में भी उन्होंने क्रोमोसोम की खोज कर ली भी, और जब उनको अलग अलग रंग करके देखा गया तो मतलब इसकी खोज की भी ये कैसे काम करता है, कैसे विभाजित होता है, इस सब की सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनकी
मतलब खोज हो चुकी थी, स्टडी हो चुकी थी, इन पे अच्छे से अध्ययन हो चुका था। 1902 तक अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति संचालन का ज्ञान हो चुका था। क्या? 1902 तक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति का भी ज्ञान हो चुका था। वाल्टर सटन तथा थियोडोर वोवरी ने देखा क्रोमोसोम का। एक बार फिर से मेरे साथ वैज्ञानिकों के नाम रिपीट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको साथ के साथ नींद आ रही है तो आप साथ के साथ बोलेंगे तो वो भी उड़ जाएगी। वाल्टर सटन और थियोडोर वोवरी। क्या? वाल्टर सटन और थियोडोर वोवरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार भी जीन जैसा ही होता है। इन्होंने मेंडल के नियमों जो तालिका 4.3 को क्रोमोसोम की गतिविधि चित्र 4.8 में समझाया गया है। कोशिका विभाजन की समसूत्रण एवं अधिसूत्रण विधियों में गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए समझा जा सकता है। मतलब कोशिका विभाजन की समसूत्रण और अधिसूत्रण की विधियों के गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इन्हें समझा जा सकता है। जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्मक रूप में पाए जाते हैं तथा एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान होते हैं। क्या कहा गया है? जीन के समान गुणसूत्र भी युग्मक के रूप में पाए जाएंगे और एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं। डायग्राम देखते हैं हम 4.8। चार क्रोमोसोम वाली कोशिका में अर्धसूत्रण और जनन का उत्पादन देख सकते हो कि कैसे ये क्रोमोसोम बनाते हैं और जनन कोशिका बनने के दौरान कैसे विसंयोजित होते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है। फिर इनमें युगली बनाते हुए दिखाया गया। अर्धसूत्रण की पहली पश्चावस्था, फिर अर्धसूत्रण की दूसरी पश्चावस्था में ये इनका दिखाया गया और फिर जनन कोशिकाएं, पहले इनका संयोजन होता है, बाद में कैसे ये अलग अलग हो जाते हैं, ये दिखाया गया है। आगे तालिका देखते हैं। क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार की तुलना। ए और बी दिखाया गया है। जोड़ों में होते हैं ए, ये भी जोड़ों में होते हैं। युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़ों में से केवल एक ही जा पाता है। और इसमें क्या कहा गया है? युग्मक जनन के दौरान विसंयोजित होते हैं और जोड़ों में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। अलग अलग जोड़ों के एक दूसरे से स्वतंत्र वियोजित होते हैं। इसमें क्या है? एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र वियोजित होता है। आगे क्या पूछा गया है इसमें? क्या आप बतला सकते हैं कि इन दो स्तंभों ए और बी में से कौन सा क्रोमोसोम का और कौन सा जीन का प्रतिनिधित्व करता है? यह निर्णय आपने कैसे किया? नेक्स्ट है अर्धसूत्रण फर्स्ट की पश्च अवस्था में क्रोमोसोम के दो जोड़े मेटाफेज पट्टिका पर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध हो सकते हैं, जो चित्र 4.9 में। इसे समझने के लिए दाएं और बाएं स्तंभों के चार अलग अलग के क्रोमोसोम की तुलना करो। बताए स्तंभ एक नारंगी और हरे एक साथ विसंयोजित होते हैं, किंतु दाहिने स्तंभ में नारंगी क्रोमोसोम लाल क्रोमोसोम के साथ विसंयोजित हो रहा है। देखते हैं हम, ये दिखाया गया। अर्धसूत्रण की पश्चावस्था, अर्धसूत्रण की पश्चावस्था फर्स्ट है, ये अर्धसूत्रण की पश्चावस्था फर्स्ट है। फिर ये अर्धसूत्रण की सेकंड पश्चावस्था है, ये अर्धसूत्रण की सेकंड पश्चावस्था है। फिर जनन कोशिकाएं पश्चावस्था, जनन कोशिकाएं पश्चावस्था। संभावना क्या दिखाई गई है इसमें? पहले में एक लंबा श्वेत तथा छोटा श्वेत क्रोमोसोम और लंबा काला छोटा काला क्रोमोसोम एक ही ध्रुव पर है। दूसरी संभावना में क्या दिखाया गया? एक लंबा श्वेत तथा छोटा काला क्रोमोसोम और लंबा काला और छोटा श्वेत क्रोमोसोम एक ही ध्रुव पर है। आगे क्या है? सटन और बोवरी, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है जेनेटिक में। सटन और बोवरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम युग्मक का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में लिए जा रहे कारकों का विसंयोजन का कारण बनेगा। सटन ने क्रोमोसोम की विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोम
क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा? वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस विचार के विश्लेषण के अनुपालन करते हुए थॉमस हंट मॉर्गन, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है जेनेटिक में याद रखने हमें, थॉमस हंट मॉर्गन तथा उनके साथियों ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन किए और यौन जनन उत्पादन विभेदन की खोज के आधार पर नींव डाली। आगे क्या है? नेक्स्ट हमें याद रखना है मॉर्गन, इंपॉर्टेंट नाम है ये जेनेटिक्स का। मॉर्गन ने क्या किया? मॉर्गन ने फल मक्खियों, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम कौन सा है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इंपॉर्टेंट है ये, अपनी स्टडी में बार बार नाम आपको देखने को मिलेगा जीव विज्ञान में, पर काम किया, जो ऐसे अध्ययनों के लिए उपयुक्त पाई गई, जो चित्र 4.10 में दिखाई गई है। इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता था। ये अपना पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर सकती थी। इनमें एकल मैथुन में विशाल संख्या में संतति मक्खियों का उत्पादन संभव था। साथ ही लिंगों में विभेदन स्पष्ट था। नर और मादा की आसानी से पहचान की जा सकती थी। साथ ही इनमें आनुवंशिक विविधताओं के अनेक प्रकार थे जो कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते थे। ये इनका डायग्राम दिखाया गया है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का। ये मादा है और ये नर है, ये नर और ये मादा। आगे देखते हैं। सहलगनता और पुनर्योजन, इसके बारे में पढ़ते हैं। लिंग सहलगन जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के कई द्विसंकर क्रॉस करवाए। किसने? मॉर्गन ने। और किस पर? ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है उस पर क्या करवाए? द्विसंकर क्रॉस। ये मेंडल द्वारा मटर में किए गए द्विसंकर क्रॉस के समान ही थे। वो पौधों पे थे तो ये किस पे थे? फ्रूट फ्लाई पर। उदाहरण के लिए मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों के संकरण पूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया। क्या किया उन्होंने? पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया। मतलब एक मक्खी का तो आंखें सफेद थी और शरीर पीला था, और दूसरे के आंखें लाल थी और शरीर कैसा था? भूरा। फिर F1 संततियों को आपस में क्रॉस कराया। उसने देखा कि ये दो जीन जोड़ी एक दूसरे से स्वतंत्र वियोजित नहीं हुई और F2 का अनुपात 9:3:1 से काफ़ी भिन्न मिला, जो दो जीनों के स्वतंत्र कार्य करने पर यही अनुपात अपेक्षित था। फिर आगे क्या है? मॉर्गन तथा उसके सहयोगी यह जानते थे कि जीन क्रोमोसोम में स्थित होता है। मतलब जीन कहाँ पर स्थित होता है? क्रोमोसोम में। यह अगले सेक्शन 4.4 में समझाया गया है। उन्होंने शीघ्र ही यह भी जान लिया कि जब द्विसंकर क्रॉस में दो जीन जोड़ी एक ही क्रोमोसोम में स्थित होती है तो जनकीय जीन संयोजन का अनुपात अजनकीय प्रकार से काफी ऊंचा रहता है। आगे है, मॉर्गन ने इसका कारण दो जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ा होना बतलाया। मॉर्गन ने इस घटना के लिए सहलगनता शब्द दिया, जो एक ही क्रोमोसोम की जीन जोड़ियों के साथ होने का द्योतन करता है। साथ ही अजनकीय जीन संयोजन के उत्पादन को पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन कहा गया, जो चित्र 4.11 में। मॉर्गन तथा उसके दल ने यह भी पता किया कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित होने पर कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता 20 अर्थात पुनर्योजन बहुत कम था। उदाहरण के लिए उसने पाया कि श्वेत और पीली जीन जोड़ी में सहलगनता अधिक थी। इनमें पुनर्योजन 1.3% था, जबकि श्वेत और लघु पंख जीन का पुनर्योजन अनुपात 37.2% अर्थात इनमें सहलगनता कम थी। आगे है, मॉर्गन के शिष्य एल्फ्रेड स्ट्रीवेंट। कौन? एल्फ्रेड स्ट्रीवेंट ने एक ही क्रोमोसोम की जीन युग्मकों की पुनर्योजन आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी का माप बनाकर क्रोमोसोम में इनकी स्थिति रिकॉम्बिनेंस में बना दिए।
आजकल पूरे जीनोम के अनुक्रम का निर्धारण में आनुवंशिक नक्शे बहुत अधिक काम में लाए जा रहे हैं। ऐसा ही बाद में मानव जीनोम अनुक्रमण परियोजना में भी वर्णित किया गया। नेक्स्ट अपना बहुजीनी वंशागति। इससे पहले हम ये ऊपर का डायग्राम देखेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास समाप्त कर देंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है। ये डायग्राम है। सहलगनता मौसम द्वारा दो द्विसंकर क्रॉसों के परिणाम क्रॉस ए में जीन वाई और स्मॉल w के बीच संकरण दिखलाया गया है और क्रॉस में कैपिटल बी और में स्मॉल w और जीनों में बीच में संकरण है। यह प्रभावी वन्य प्रकार के एलील को प्लस के प्रतीक दिखाया गया है। नोट कीजिए y और w के बीच w और अपेक्षाकृत सहलगनता अधिक बतलाती है। ये इनमें जो डायग्राम दिखाए गए हैं कैसे कैसे PDF1 है और ये F2PD दिखाई गई है। इसके साथ ही आज की लेक्चर यही समाप्त होती है। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। साथ में ही कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।